हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू इंटेलिजेंस बाय प्रकेश। एकमात्र ऐसा कमिटेड लेक्चर सीरीज जो हिंदू के 100% कवरेज के लिए कमिटेड है। वेदर इट्स प्रीलिम्स, वेदर इट्स मेंस, वेदर इट्स इंटरव्यू, यू विल फील योरसेल्फ 100% कॉन्फिडेंट। या मेरे से प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। Whether it's balanced opinion, whether it's facts, whether your keywords, whether domain specific terminology, you will get everything in a single lecture. So start करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज। फ्रंट पेज पे डील क्लोज, यूएस इजराइल टू होल्ड बैक ऑन ईरान अटैक्स, ट्रम्प। सो सबसे पहले इस न्यूज को समझते हैं वास्तव में क्या हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर नई मिलिट्री स्ट्राइक्स रोक देगा। उनका दावा है कि वेस्ट एशियन मीडिएटर्स ने 5 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के संभावित अग्रीमेंट के ब्रॉड पैरामीटर्स तैयार कर लिए हैं और इजरायल भी मिलिट्री रेस्ट्रेंट के लिए सहमत है। इस प्रपोजल के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से कमर्शियल शिपिंग के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स पे ही बातचीत होगी और यूएस ईरान नेगोशिएशन फिर से स्टार्ट होंगी। बदले में अमेरिका ईरान पे लगाया गया नेवल ब्लॉकेड समाप्त कर सकता है, लेकिन यह अभी साइन ड्रिल नहीं है। एक रीजनल ऑफिशियल ने भी कहा कि मीडिएशन जारी है, जबकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि तेहरान ने अमेरिका से अटैक रोकने की विनती की थी। सो इस डेवलपमेंट का कोर क्रक्स क्या है? इस डेवलपमेंट का क्रक्स यह है कि मिलिट्री एस्केलेशन को रोकने के लिए दोनों पक्षों ने एक साथ 3 डिस्प्यूट हल करने होंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन और यूएस इकोनॉमिक मिलिट्री प्रेशर। इनमें से किसी एक मुद्दे को अलग रखकर सस्टेनेबल सीज फायर बनाना कठिन होगा। इसका सिलेबस मैपिंग करें तो जीएस पेपर 2 में वेस्ट एशिया, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, मीडिएशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए उपयोगी है। और इसका जरा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव केवल हाल के स्ट्राइक से पैदा नहीं हुआ। वाशिंगटन लंबे समय से ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी को न्यूक्लियर वेपन रिस्क के रूप में देखता है, जबकि तेहरान अपने प्रोग्राम को पीसफुल सिविलियन यूज से जोड़कर देखता है। और इस विवाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। यह पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। गल्फ के प्रमुख ऑयल्स के एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसे नैरो मैरीटाइम रूट से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। इसलिए ब्लॉकेड, टैंकर अटैक्स या नेविगेशन रेस्ट्रिक्शन केवल रीजनल इशू नहीं है, उसका प्रभाव क्रूड प्राइसेस, शिपिंग, इंश्योरेंस और ग्लोबल इन्फ्लेशन तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं इस प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। जो ट्रंप का फॉर्मूला ब्रॉडली रिस्ट्रेंट के बदले रिस्ट्रेंट पर आधारित है। ईरान शिपिंग रूट खोले और न्यूक्लियर कंसेशन दे, अमेरिका स्ट्राइक नवल ब्लॉकेड रोके। लेकिन सबसे कठिन प्रश्न यहां वेरिफिकेशन का है। न्यूक्लियर थ्रेट समाप्त करना, क्या इनरिचमेंट लिमिट्स, स्टॉक पाइल रिडक्शन और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन स्वीकार करना होगा। इसी तरह हॉर्मुज खोलना क्या केवल शिप्स के मूवमेंट बहाल करना है या ईरान रिलेटेड इकोनॉमिक सैंक्शंस में भी रिलीफ मिलेगा। सो इन डिटेल के बिना अनाउंसमेंट पॉलिटिकल सिग्नल तो है, ऑपरेशनल पीस अग्रीमेंट नहीं। ट्रंप पहले भी स्ट्राइक्स रोकने की घोषणा कर चुके हैं, जिनके बाद फाइटिंग फिर शुरू हुई। इसलिए क्रेडिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कमिटमेंट लिखित, फेज्ड और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल बनते हैं या नहीं। सो द कोर टेकअवे इज दैट ये सीज फायर ट्रीटी नहीं, डिप्लोमेसी की रीओपनिंग है। स्थायी समाधान तभी बनेगा जब हॉर्मुज को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वेरिफिकेशन और यूएस प्रेशर में कैलिब्रेटेड रिलीफ को एक ही इन्फोर्सिएबल फ्रेमवर्क से जोड़ा जाए। चलते हैं पेज 8, ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल विथ बेटर पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक हेल्थ पर चर्चा होते ही पहला प्रश्न अक्सर यही होता है, सरकार हेल्थ सेक्टर पर कितना पैसा खर्च कर रही है। और यह प्रश्न बिल्कुल उचित है, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बिना पर्याप्त फंडिंग के नहीं चल सकते। लेकिन पेज 8 पे यह एनालिसिस, ये ट्यूटोरियल हमें एक कदम आगे लेके जाता है। इसका कोर आर्गुमेंट ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ हेल्थ पर पब्लिक स्पेंडिंग पहले से ही जरूरत से कम है, दूसरी तरफ फॉरेन हेल्थ एड भी घट रही है और पब्लिक डेट बढ़ने से गवर्नमेंट के पास नया पैसा जुटाने की गुंजाइश बड़ी लिमिटेड हो रही है। इसलिए अब केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि हेल्थ बजट कितना है, यह भी पूछना होगा जो पैसा एलोकेट हुआ क्या वो पूरा खर्च हुआ, क्या वह सही हेल्थ प्रायोरिटीज पे खर्च हुआ और क्या गवर्नेंस सिस्टम उस स्पेंडिंग को वास्तविक हेल्थ आउटकम्स में बदल पाया। यूपीएससी के लिए तुम्हारा ये विषय जीएस पेपर 2 में पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में पब्लिक फाइनेंस और ह्यूमन कैपिटल तथा इससे में
मोर मनी वर्सेस बेटर गवर्नेंस जैसा थीम्स के लिए उपयोग किए। सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सही अर्थों में समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या यूएचसी का अर्थ है सभी लोगों को उनकी जरूरत की पूरी रेंज ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज सही टाइम पर सही प्लेस पर अवेलेबल हो और इन सर्विसेज का उपयोग करते समय उन्हें फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना न करना पड़े। सो डब्ल्यूएचओ स्पष्ट करता है कि यूएचसी केवल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या हेल्थ इंश्योरेंस तक लिमिटेड नहीं है। इसमें हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और पैलिएटिव केयर तक पूरी कॉन्टिनम ऑफ केयर है। इसे एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। यदि किसी गरीब परिवार को सरकारी हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट मिल जाए लेकिन मेडिसिन खरीदने और ट्रैवल पे इतना खर्च हो परिवार कर्ज में डूब जाए तो सर्विस एक्सेस हुई लेकिन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं मिली। इसलिए यूएचसी के दो मुख्य पिलर्स है, लोगों को आवश्यक और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिले और इलाज के कारण वे गरीबी या डेट में न जाए। और यहीं से फंडिंग का प्रश्न आता है क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज केवल पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, इसके लिए फंक्शनिंग प्राइमरी केयर सेंटर्स, ट्रेंड वर्कफोर्स, मेडिसिन लेबोरेटरीज और रेफरल हॉस्पिटल्स की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं कि हेल्थ स्पेंडिंग का गैप वास्तव में कितना बड़ा है। सो इस आर्टिकल के एनालिसिस के अनुसार लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज LMICs में यूएचसी पर प्रति व्यक्ति पब्लिक स्पेंडिंग मिनिमम बेंचमार्क के लगभग आधा है। यानी जीडीपी के परसेंटेज में देखें तो रिच और डेवलपिंग कंट्रीज का हेल्थ एक्सपेंडिचर गैप वर्ष 2000 में 2.05 परसेंटेज पॉइंट्स था जो 2023 में घट के 1.68 परसेंटेज पॉइंट रह गया। पहली नजर में इससे देख के लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज धीरे रिच कंट्रीज के बराबर पहुंच रही हैं, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। जब एक्चुअल पर कैपिटा स्पेंडिंग यानी प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च होने वाले वास्तविक राशि देखी गई तो रिच एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच गैप 3 गुना से अधिक बढ़ चुका था। बट ऐसा क्यों? क्योंकि लो इनकम कंट्रीज का जीडीपी का 3% किसी हाई इनकम कंट्री के जीडीपी का 3% एब्सोल्यूट टर्म्स में समान नहीं होंगे, क्योंकि इकोनॉमी का समान परसेंटेज भी प्रति व्यक्ति बहुत कम डॉक्टर्स, मेडिसिन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकता है। यानी परसेंटेज कुछ कन्वर्जेंस दिखा सकता है लेकिन एक्चुअल सर्विस कैपेसिटी में इनइक्वालिटी फिर भी बढ़ सकती है। और इसी फंडिंग गैप को लंबे समय तक फॉरेन हेल्थ एड ने कुछ हद तक भरा। यहां एक टेक्निकल टर्म आता है, डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर हेल्थ, DAH। सो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME के अनुसार DAH वे फाइनेंशियल और इन काइंड रिसोर्सेस हैं जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज, फाउंडेशंस या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को हेल्थ के मेंटेन या इंप्रूव करने के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें केवल कैश ग्रांट्स ही नहीं, वैक्सीन, इक्विपमेंट्स, टेक्निकल सपोर्ट और हेल्थ प्रोग्राम्स भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी सहायता ने कई देशों में वैक्सीनेशन, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया कंट्रोल, मैटरनल हेल्थ, लेबोरेटरीज, मेडिसिन, डिजीज सर्वेलेंस को सपोर्ट किया। इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान DAH 2021 में अपनी पीक पर पहुंचा, लेकिन पैंडेमिक के बाद ट्रेंड पलट गया। न्यूज़पेपर के अनुसार यूएस ने फॉरेन असिस्टेंस में 67%, यूके ने 39%, फ्रांस ने 35%, जर्मनी 12% कट्स को उन्होंने अनाउंस किया। OECD ने हेल्थ फंडिंग के 2022 के पीक से 60% तक नीचे गिरने की आशंका व्यक्त की। इसका अर्थ सिंपल शब्दों में यह है कि जिन देशों ने डोनर फंडेड वैक्सीनेशन, इन्फेक्शियस डिजीज प्रोग्राम्स या कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट्स खड़े किए थे, उन्हें अब कम एक्सटर्नल सपोर्ट में वही सर्विसेज जारी रखनी होगी। और जैसे ही फॉरेन एड कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक गवर्नमेंट पे आ जाती है। और यही दूसरी कंस्ट्रेंट सामने आती है, वो है पब्लिक डेट। ये हेल्थ बजट को कैसे प्रभावित करता है? यानी सरकार जो कर्ज लेगी, कर्ज लिया हुआ है, वो हेल्थ बजट को कैसे प्रभावित करता है, ये समझते हैं। 2024 में ग्लोबल पब्लिक डेट 102 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज का हिस्सा 31 ट्रिलियन डॉलर्स था। इन देशों ने उसी वर्ष लगभग 921 बिलियन डॉलर्स केवल नेट इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च किए। इसका सीधा अर्थ है गवर्नमेंट रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वर्तमान हेल्थ सर्विसेज बनाने के बजाय पुराने कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में WHO फिस्कल स्पेस को उस बजटरी रूम के रूप में डिफाइन करता है जिसमें गवर्नमेंट किसी पब्लिक पर्पस के लिए अतिरिक्त रिसोर्स उपलब्ध करा सके बिना अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए। तो सरल शब्दों में फिस्कल स्पेस का अर्थ है सरकार के पास हेल्थ पर अधिक खर्च करने के वास्तविक और सस्टेनेबल गुंजाइश कितनी है।
यदि डेट इंटरेस्ट बहुत अधिक हो, टैक्स कलेक्शन कमजोर हो और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो तो हेल्थ बजट बढ़ाना पॉलिटिकली डिजायरेबल होने के बावजूद फिजिकली कठिन हो सकता है। और यहीं से एनालिसिस की हमें सेंट्रल ट्रांजिशन मिलती है। यदि निकट भविष्य में बहुत अधिक नया पैसा गवर्नमेंट नहीं अवेलेबल करा सके तो एग्जिस्टिंग पब्लिक मनी को अधिक प्रभावी बनाना होगा। और इसके लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो पैसा अलोकेट हुआ पहले उसे पूरा खर्च कीजिए। बजट स्पीच में 10,000 करोड़ घोषित हो जाना, ग्राउंड पे 10,000 करोड़ के हेल्थ सर्विस डिलीवर हो जाना, दोनों एक ही बात नहीं है। इसे समझने के लिए बजट एग्जीक्यूशन टर्म महत्वपूर्ण है। बजट एग्जीक्यूशन ब्रॉडली अप्रूव्ड बजट को एक्चुअल एक्सपेंडिचर और सर्विसेज में बदलने की प्रोसेस है। यदि गवर्नमेंट ने किसी प्रोग्राम के लिए 100 एलोकेट किए लेकिन फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 70 ही खर्च हुआ तो एग्जीक्यूशन रेट 70% ही होगा। WHO के अनुसार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ये तय करते हैं कि बजट कैसे फॉर्मुलेट होंगे, फंड्स कैसे डिस्बर्स होंगे और एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग कैसे तय किया जाए। लेकिन हायर एलोकेशन तभी यूजफुल होगा जब टाइमली फंड फ्लो और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो। यहीं पे न्यूज़पेपर एनालिसिस बताता है LMICs में हेल्थ बजट एग्जीक्यूशन सामान्यतः 85% से 90% के बीच है, जो जनरल गवर्नमेंट बजट और एजुकेशन एक्सपेंडिचर से कम है। भारत ने 2024-25 में फ्लैगशिप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के एलोकेशन का केवल 2/3 ही खर्च हुआ। नेशनल हेल्थ मिशन के भीतर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के लिए ईयर मार्क जो फंड थे उनका केवल 26% ही उपयोग हुआ। अब यह सुनकर प्रश्न उठता है, जब हेल्थ सेक्टर को फंड्स की कमी है तो उपलब्ध पैसा खर्च क्यों नहीं करते? कारण केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेजीनेस नहीं है। कई बार फंड्स वर्ष के बहुत अंत में रिलीज होते हैं। कई फंड में स्टेट का शेयर भी लगता है तो अपना स्टेट टाइमली अपना शेयर नहीं देते। प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल नहीं मिलता। डॉक्टर, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के पद खाली रहते हैं। टेंडर्स और प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस लंबी हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट समय पर नहीं भेजते और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स पेंडिंग रहते हैं। और इसे अपन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की समस्या कहते हैं, अर्थात सिस्टम की वह क्षमता जिससे वह अवेलेबल मनी को टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, मेडिसिन और सर्विसेज से बदल सके। सो यदि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कमजोर है तो बजट बढ़ाने के बावजूद पैसा ट्रेजरी से पेशेंट तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन पैसा पूरा खर्च हो जाए तब भी सफलता गारंटेड नहीं है। अगला प्रश्न होगा कि खर्च कहां हुआ, मतलब पैसा सही प्रायोरिटीज खर्च हुए कि नहीं। हेल्थ बजट्स में सैलरीज और वेजेस सामान्यतः आसानी से खर्च हो जाते हैं क्योंकि वो नियमित पेमेंट्स हैं, लेकिन मेडिसिन, डायग्नोस्टिक किट्स, इक्विपमेंट, रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर अंडर स्पेंडिंग हो सकती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर मौजूद हो लेकिन मेडिसिन ना हो, लेबोरेटरी हो लेकिन रिएजेंट ना हो, एम्बुलेंस हो लेकिन मेंटेनेंस बजट ना हो। इसलिए पूरा बजट खर्च हुआ अपने आप क्वालिटी हेल्थ केयर का प्रमाण नहीं है। यही हेल्थ सिस्टम के अलग टीयर्स समझने जरूरी है। प्राइमरी हेल्थ केयर की ऑथेंटिक डेफिनेशन अगर समझनी हो तो हमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन को समझना होगा। PHC को एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच करता है WHO, जिसका उद्देश्य हेल्थ सर्विसेज को कम्युनिटीज के निकट लाना है। इसमें 3 इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स है। लोगों की लाइफ कोर्स नीड्स के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, नॉर्मल चीजों के लिए। दूसरा, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग और एनवायरनमेंट जैसे वाइडर डिटरमिनेंट्स फॉर मल्टी सेक्टोरल एक्शन। थर्ड, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज को अपने हेल्थ डिसीजंस में इंपावर्ड बनाना। और यहां प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी केयर में भी अंतर है। प्राइमरी केयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्लिनिकल सर्विस है, जैसे फीवर ट्रीटमेंट, एंटीनेटल चेकअप, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग। और प्राइमरी हेल्थ केयर उससे बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ फंक्शंस, कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन और सोशल डिटरमिनेंट्स भी शामिल होते हैं। सेकेंडरी केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट से जुड़ी होती है, जबकि टर्सरी केयर मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से संबंधित होती हैं। तीनों टीयर्स जरूरी हैं, लेकिन यदि पब्लिक स्पेंडिंग का बड़ा हिस्सा टर्सरी हॉस्पिटल्स और एक्सपेंसिव क्यूरेटिव केयर पे चला जाए, जबकि वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, स्क्रीनिंग और लोकल प्राइमरी फैसिलिटीज कमजोर रहे, तो सिस्टम बीमारी को रोकने के बजाय बीमारी बढ़ाने के बाद उसका महंगा इलाज करता रहे। न्यूज़पेपर एनालिसिस के अनुसार इंडिया पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर का 1/4 से भी कम
प्रिवेंटिव केयर पे खर्च करता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हॉस्पिटल्स और एडवांस ट्रीटमेंट पर खर्च घटा दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि स्पेंडिंग बैलेंस ऐसा हो जिसमें प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन उपेक्षित ना हो, इग्नोर ना हो। और इसी के साथ पब्लिक गुड्स और मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में पब्लिक गुड्स ब्रॉडली ऐसी सर्विसेज या बेनिफिट को कहा जाता जिसका फायदा केवल एक पेइंग इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, सैनिटेशन, एपिडेमिक सर्वेलांस और इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल का लाभ पूरी कम्युनिटी को मिलता है। यदि गवर्नमेंट सीवियस ट्रीटमेंट बेहतर करती है तो केवल टैक्स पेइंग हाउस होल्ड्स नहीं, पूरा शहर डिजीज रिडक्शन का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी तरह वैक्सीनेशन का लाभ वैक्सीनेटेड व्यक्ति के साथ साथ कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम होने के रूप में दूसरों तक पहुंचता है। और प्राइवेट मार्केट अक्सर ऐसी सर्विसेज में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं करती क्योंकि उसका पूरा सोशल बेनिफिट प्राइस के माध्यम से रिकवर नहीं किया जा सकता, और इसे अपन मार्केट फेलियर कहते हैं। यही कारण है कि पब्लिक मनी इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन एजिंग बढ़ेगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बर्डन बढ़ेगा। सो केवल इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन पर्याप्त नहीं होगा। रिस्क फैक्टर रिडक्शन, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस और लॉन्ग टर्म डिजीज मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब सही अलोकेशन का अर्थ एक ही डिजीज या एक ही टीयर चुनना नहीं, बल्कि डिजीज बर्डन के अनुसार स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाना है। और ये बैलेंस कौन बनाएगा? यहीं पे गवर्नेंस का प्रश्न आता है। सो तीसरा रास्ता ऑथर ने सजेस्ट किया, गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारिए। फॉर एग्जांपल, एक ही अमाउंट को दो स्टेट्स में दो अलग अलग परिणाम दे सकती हैं। कहीं 100 करोड़ में फंक्शनिंग प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क तैयार हो सकता है, जबकि कहीं वही पैसा इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स, डिलेड टेंडर्स और अनयूज्ड इक्विपमेंट फंस सकता है। और इस डिफरेंस को समझने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पीएमएफ इंपॉर्टेंट है। पीएमएफ उन रूल्स और इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है जो तय करता है कि पब्लिक बजट्स कैसे बनाएं। हेल्थ सेक्टर में इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पब्लिक स्पेंडिंग वास्तव में एक्सपैंडेड हेल्थ कवरेज और अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट हो। सो पीएफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ब्रॉडली शामिल है रियलिस्टिक बजट फॉर्मुलेशन, टाइमली कैश ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। सो मान लो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इक्विपमेंट खरीदने के लिए बजट से पैसा मिला, लेकिन पैसा मार्च के अंतिम सप्ताह में रिलीज हुआ। टेक्निकली बजट सैंक्शन था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हॉस्पिटल टेंडर और प्रोक्यूरमेंट पूरा नहीं कर सकता। इसे बजट क्रेडिबिलिटी की समस्या कहा जा सकता है। बजट डॉक्यूमेंट्स में प्रॉमिस और एक्चुअल फंड अवेलेबिलिटी का गैप। इसी तरह रिजिड लाइन आइटम बजटिंग भी समस्या पैदा कर सकती है। यदि मनी केवल एक नैरोली डिफाइंड आइटम पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पर अर्जेंट नीड दूसरी हो, तो मैनेजर्स फंड्स होने के बावजूद इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी को लाइन आइटम बजटिंग बोलते हैं। इसलिए पैंडेमिक ने दिखाया कि हेल्थ बजट अकाउंटेबल होने के साथ साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखे, ताकि एपिडेमिक, ड्रग शॉर्टेज या इमरजेंसी स्टाफिंग जैसी अनफोर्सीन सिचुएशन में मनी जल्दी रीडायरेक्ट किया जा सके। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रेशन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट ट्रेल, आउटकम मॉनिटरिंग आवश्यक रहेंगे। गवर्नेंस केवल दिल्ली या स्टेट कैपिटल की समस्या नहीं है। हेल्थ डिलीवरी इंक्रीजिंगली डिसेंट्रलाइज्ड है। पॉलिसी मिनिस्ट्री बन सकती है, लेकिन पेशेंट को सर्विसेज सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और म्युनिसिपल क्लिनिक में मिलती है। इसलिए सब नेशनल गवर्नेंस स्टेट डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी लेवल को मजबूत किए बिना नेशनल हेल्थ स्कीम्स ग्राउंड पर कमजोर रह सकती है। डॉक्टर्स, नर्सेस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजर्स को बजटिंग प्रोसेस में शामिल करना भी जरूरी है। जो लोग डेली सर्विस डिलीवरी को जानते हैं, वो जानते हैं कि शॉर्टेज बिल्डिंग की है, शॉर्टेज स्टाफ की है, शॉर्टेज मेडिसिन की है, शॉर्टेज ट्रांसपोर्ट की है। यदि बजटिंग केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट पे दिल्ली के या फिर एसी रूम में बैठ के बनाया जाएगा, तो लोकल नीड्स और फंड एलोकेशन बीच डिस्कनेक्ट बना रहेगा। सो क्या बेहतर स्पेंडिंग का आर्गुमेंट बजट बढ़ाने की मांग को कमजोर करता है? मतलब आप पैसा अच्छे से खर्च कीजिए और इससे आपको अपनी बजटिंग पैसे की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ऐसा सोचना गलत नहीं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन को समझना है। इस एनालिसिस का अर्थ ये नहीं है कि हेल्थ सेक्टर को मोर मनी मतलब ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है।
WHO स्पष्ट करता है कि यूएससी में मीनिंगफुल प्रोग्रेस के लिए स्टेबल पब्लिक रेवेन्यूज और स्ट्रॉन्ग इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम्स आवश्यक है। किसी भी कंट्री ने केवल प्राइवेट आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग पर निर्भर रहकर सब्सटेंशियल यूएचसी प्रोग्रेस नहीं की। और एलएमआईसिस अभी मिनिमम स्पेंडिंग बेंचमार्क से बहुत नीचे है, इसलिए इनहैंस्ड पब्लिक स्पेंडिंग की आवश्यकता बनी हुई है। लेकिन हायर एलोकेशन को 3 कंडीशन से जोड़ना होगा: पैसा पूरा खर्च हो, पैसा सही प्रायोरिटीज पे जाए, और गवर्नेंस उसे मेजरेबल हेल्थ आउटकम्स में बदले। सो द बैलेंस्ड कंक्लूजन इज दैट हेल्थ फॉर ऑल केवल हॉस्पिटल बेड्स, इंश्योरेंस कार्ड्स या एनुअल बजट अनाउंसमेंट से प्राप्त नहीं होगा। डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्थ के लिए अधिक डोमेस्टिक पब्लिक रिसोर्स जुटाने होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब्रप्ट एड विथड्रॉवल से बचना होगा कि कई वल्नरेबल कंट्रीज के एसेंशियल प्रोग्राम्स एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस का समाधान केवल नए सोर्स ऑफ फंडिंग खोजने में नहीं है। गवर्नमेंट्स को अनस्पेंट बैलेंसेस कम करने होंगे, फंड रिलीज टाइमली करना होगा, प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रायोरिटी देना होगा, अपना प्रोक्यूरमेंट सुधारना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को मजबूत करना होगा। सो द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम का प्रश्न केवल सरकार कितना खर्च करती है इस पे नहीं है। असली प्रश्न ये है कि पैसा कितना मिला, कब मिला, कहां खर्च हुआ, और उससे लोगों के हेल्थ आउटकम्स कितने सुधरे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तभी संभव होगी जब एडिक्वेट फाइनेंसिंग के साथ इफिशिएंट एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और अकाउंटेबल गवर्नेंस भी मौजूद हो। अब चलते हैं पेज 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हाई इंडिया स्ट्रगल्स टू रिटेन पब्लिक सेक्टर साइंटिस्ट्स। हाल की रिपोर्ट्स में इसरो से लगभग 120 साइंटिस्ट के रेजिग्नेशन की बात सामने आई है, और यह संख्या केवल एम्प्लॉय टर्नओवर का मामला नहीं, क्योंकि इसरो, CSIR लैबोरेटरीज और अन्य पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भारत की स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक कैपेसिटी की बैकबोन है। इसलिए मूल प्रश्न ये है कि इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, इतने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश करने का सपना देखने वाले वैज्ञानिक कुछ ही वर्षों के बाद उसे छोड़ना ना क्यों चाहते हैं। इस एनालिसिस का कोर आर्गुमेंट है कि साइंटिस्ट एट्रिशन को केवल सैलरी प्रॉब्लम मानना अधूरा है। इट्स वन साइडेड पिक्चर। बेहतर प्राइवेट सेक्टर सैलरी एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स अक्सर अधिक महत्वपूर्ण चीजें खोजते हैं। वो है रिसर्च ऑटोनॉमी, वो है प्रोफेशनल डिग्निटी, वो है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और अपने विषय पर काम करने का स्वतंत्रता। साइंस का स्वभाव ही है क्वेश्चनिंग पर आधारित। कोई जूनियर रिसर्चर सीनियर साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस को चैलेंज कर सके तभी बेहतर एविडेंस और नई डिस्कवरी सामने आती है। लेकिन जहां डेजिग्नेशन स्कॉलरशिप से अधिक पावरफुल हो जाए, वह एकेडमिक हायरार्की धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक कैप्चर में बदल सकती है। फिर साइंटिस्ट ये सोचने लगता है कि बोल्ड रिसर्च क्वेश्चन पूछना करियर के लिए कोई रिस्क तो नहीं बन जाएगा, और यही साइकोलॉजिकल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ऐसा वर्क प्लेस एनवायरमेंट है जहां रिसर्चर डिसएग्रीमेंट व्यक्त कर सकें, फेलियर रिपोर्ट कर सकें और अथॉरिटी का क्वेश्चन कर सकें, और बिना रिटालिएशन के डर से। यदि आज का रिव्यूअर कल प्रमोशन कमेटी में होगा और इंस्टीट्यूट डायरेक्टर फंडिंग डिसीजन को प्रभावित करेगा, तो ग्रीवांस उठाना कठिन हो जाता है। और इसका परिणाम केवल इंडिविजुअल रेजिग्नेशन नहीं है। जब सीनियर साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशंस छोड़ते हैं तो लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज, मेंटरशिप और टैसिट नॉलेज भी खो देता है। साइंटिफिक इक्विपमेंट अपन खरीद सकते हैं, लेकिन डिकेड्स में विकसित एक्सपेरिमेंटल जजमेंट और रिसर्च कल्चर को तुरंत रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसे अपन नॉलेज कैपिटल इरोजन कहते हैं। दूसरी ओर प्राइवेट डीप टेक कंपनीज, ओवरसीज यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस साइंटिस्ट को अधिक फ्लेक्सिबल फंडिंग, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स और कंपैरेटिवली ग्रेटर ऑटोनॉमी दे सकती है। इससे भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को कुछ लाभ मिल सकता है कि नेशनल लेबोरेटरीज हमारी कमजोर होती हैं। इसलिए ये केवल क्लासिकल ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से टैलेंट का इंस्टीट्यूशनल माइग्रेशन भी है। तो समाधान केवल सैलरी रिवीजन तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रमोशंस, रिसर्च ग्रांट्स, लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी, ये भी सभी चीजों पे काम करने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिट्रेसल बॉडीज बने ताकि हैरेसमेंट या रिटेलिएशन की शिकायत
उसी हायरार्की के भीतर न फंसे जिस पे आरोप है। डायरेक्टर्स को कमांड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय मेंटरिंग बेस्ड लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाए और इसके साथ लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के बीच लैटरल मोबिलिटी बढ़ाई जाए। रिसर्चर को कुछ ग्रांट्स में ग्रेटर इन्वेस्टिगेटर ऑटोनॉमी मिले और एकेडमिक डिसेंट को इनसबऑर्डिनेशन न माना जाए। सो द कोर टेक अवे इज दैट इंडिया का चैलेंज ब्रिलियंट साइंटिस्ट तैयार करने का नहीं, उन्हें ऐसा इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम देने की है जहां मेरिट, क्यूरियोसिटी और एविडेंस अथॉरिटी से अधिक महत्वपूर्ण हो। साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल लैबोरेटरीज और मशीन से नहीं बनता, वो ऑटोनॉमी, ट्रस्ट और साइकोलॉजिकल सेफ्टी और मेरिटोक्रेटिक गवर्नेंस से बनता है। अब चलते हैं पेज 10 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। व्हाई आर गवर्नमेंट स्कूल्स शटिंग डाउन? सो वास्तव में क्या हुआ, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या, पहले ये समझते। एक हालिया नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए, यानी औसतन हर दिन करीब 25 स्कूल। और इसी दौरान गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट लगभग 2.26 करोड़ घटा और टोटल स्कूल एनरोलमेंट में उनका शेयर 2005 के 71% से गिरकर 2024-25 में 49.24 रह गया। इन स्कूल्स को सामान्यतः रैशनलाइजेशन के नाम पे बंद या मर्ज किया गया। रैशनलाइजेशन का अर्थ कम एनरोलमेंट वाले स्कूल्स को पास के किसी बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, उसे मिला दिया जाता है ताकि टीचर्स, बिल्डिंग्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अधिक एफिशिएंट उपयोग हो सके। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी रैशनलाइजेशन की बात करती है, लेकिन साथ ही यह सावधानी भी रखती है कि नेबरहुड स्कूल की अवधारणा कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मूल प्रश्न ये नहीं है कि एम्प्टी या लो एनरोलमेंट स्कूल्स को कभी मर्ज किया जा सकता है या नहीं। असली प्रश्न ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की कीमत क्या गरीब और ग्रामीण बच्चों की एजुकेशनल एक्सेस से चुकाई जाएगी? क्या एफिशिएंसी एट द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी आएगी? सिलेबस मैपिंग में जीएस पेपर 2 एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, वेलफेयर गवर्नेंस और सेंट्रल स्टेट रिस्पांसिबिलिटी, जीएस पेपर 1 में पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर, रूरल इनइक्वालिटी एंड जीएस पेपर 4 इक्विटी, इंक्लूजन, पब्लिक पॉलिसी एथिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस या फिर एफिशिएंसी वर्सेस एक्सेस जैसे टॉपिक्स पे। अब आइए इस न्यूज को समझते हैं। किन राज्यों में सबसे स्थिति गंभीर है? सो इस आर्टिकल के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से। UDISC प्लस डेटा दिखाता है कि पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूल की संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घट के 2023-24 में 10.17 लाख रह गई और इसी अवधि में प्राइवेट स्कूल्स की संख्या 2.88 लाख से बढ़ के 3.31 लाख हो गई। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल संख्या 2018-19 के 1.22 लाख से केवल एक वर्ष में गिर के 99,411 हो गया। यूपी में इसी सेम ड्यूरेशन में 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख रह गया। मध्य प्रदेश के अपनी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2025 में पाया कि 7.37 लाख बच्चों को किसी स्कूल में रिकॉर्ड ही नहीं है। 11.3 लाख चिल्ड्रन ड्रॉप बॉक्स कैटेगरी में थे, यानी उनके स्कूल छोड़ने का तत्काल जोखिम था। 1.23 लाख पहले से ड्रॉप आउट है और 1.55 लाख माइग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट के कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्कूल क्लोजर तो केवल फॉलिंग बर्थ रेट, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल इसे कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस मानता है, जिसका इंपैक्ट उन फैमिलीज पर सबसे अधिक पड़ता है जिनके पास प्राइवेट स्कूल, ट्रांसपोर्ट या डिजिटल लर्निंग का विकल्प नहीं है। अब समझते हैं ये रैशनलाइजेशन ग्राउंड पर कैसा दिखाई देता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में 2 स्कूल्स का मर्जर एफिशिएंट लग सकता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका अर्थ ये पॉसिबल है कि बच्चा रोज 4 से 6 किलोमीटर पैदल चले जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी यात्राओं की रिपोर्ट सामने आई, जबकि राइट टू एजुकेशन फ्रेमवर्क नेबरहुड स्कूल्स की एक्सेस पे जोर देता है। डिस्टेंस बढ़ने का प्रभाव सभी बच्चों पर एक समान नहीं पड़ेगा। गरीब परिवार ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं उठा सकता, छोटे बच्चों के लॉन्ग ट्रैवल अनसेफ हो सकता है। वहीं गर्ल्स को सबसे पहले स्कूल से हटाया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स दूर स्थित स्कूल तक उनकी डेली यात्रा को लेकर बहुत ही कंसर्न, बहुत चिंतित होते हैं। यानी स्कूल क्लोजर एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट नहीं रहता, ये एक्सेस बैरियर बन जाता है और इसके साथ कंसोलिडेशन हमेशा बेटर टीचिंग भी नहीं देती।
कई जगह एक टीचर को एक साथ 5 क्लासेस संभालनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में टीचर इंडिविजुअल चाइल्ड की लर्निंग लेवल, फैमिली बैकग्राउंड या डिफिकल्टी के अनुसार इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता। और आर्टिकल के अनुसार यह आरटीआई एक्ट का स्टाफिंग और क्वालिटी नॉर्म्स के भी विरुद्ध है। और इसका और क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा बर्डन उठाता कौन है? सो गवर्नमेंट स्कूल सोसाइटी के सभी वर्गों द्वारा समान रूप से इस्तेमाल होने वाला न्यूट्रल पब्लिक यूटिलिटी नहीं है। इसमें डिस्प्रपोर्शनेटली पुअर, रूरल, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और बैकवर्ड क्लास फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। 2019 के नेशनल सैंपल सर्वे एनालिसिस का उल्लेख करते हुए आर्टिकल कहता है कि फ्री एजुकेशन के नियर बाय एक्सेस में डिक्लाइन का प्रभाव मुस्लिम, एससी और एसटी हाउस होल्ड पर अधिक पड़ता है। और इसे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटी भी कहते हैं। एक सपोजिटली यूनिफॉर्म पॉलिसी का बर्डन समाज के कमजोर वर्ग पर डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटी। और स्कूल क्लाउजर से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बच सकता है, लेकिन बच्चे की ट्रेवल कॉस्ट, उसकी सुरक्षा का रिस्क और ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि स्टेट की कॉस्ट फैमिली पर ट्रांसफर हो जाती है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेंटर की या स्टेट्स की? सो लोकसभा गवर्नमेंट का पोजीशन था कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है और स्कूल रैशनलाइजेशन स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आर्टिकल इस आर्ग्यूमेंट को इनकम्प्लीट बताता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट सेंट्रल लॉ है और नेबरहुड स्कूल से जुड़े मैंडेट्स में सेंटर की भी भूमिका है। साथ ही सेंटर स्कूल फंडिंग को एनईपी इंप्लीमेंटेशन जैसी कंडीशन से भी जोड़ता है और स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में अन्य तरीकों से इंटरवेंशन भी करता है। इसलिए वह क्लॉजर के प्रश्न में पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर नहीं डाल सकता। आरटीआई एक्ट 2010 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की गारंटी देता है। लेकिन इस न्यूज आर्टिकल की आलोचना, क्रिटिसिज्म ये है कि चिल्ड्रन स्वयं अपने इंटाइटलमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकते, जिसमें गरीब और रूरल पेरेंट्स के पास लिटिगेशन तथा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की क्षमता कम होती है। और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज पेरेंट्स और कम्युनिटीज को फॉर्मल वॉइस देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कई स्थानों पर वे नियमित रूप से कन्वीन भी नहीं होती। इसलिए लॉ में इंटाइटलमेंट मौजूद है पर ग्राउंड पर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कमजोर है। सो द कोर टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट स्कूल रैशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रिसोर्स का इफिशिएंट यूज हो सकता है, लेकिन इफिशिएंसी केवल स्कूल्स की संख्या और एनरोलमेंट रेशियो से नहीं मापा जाना चाहिए। इसमें ट्रैवल डिस्टेंस, ड्रॉप आउट, जेंडर इंपैक्ट, सोशल एक्सक्लूजन और टीचिंग क्वालिटी भी शामिल होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल बंद करना केवल बिल्डिंग बंद करना नहीं है। कई गरीब बच्चों के लिए यह स्टेट सपोर्टेड एजुकेशन तक पहुंच का सबसे निकट रास्ता बंद करना है। रैशनलाइजेशन तभी जस्टिफाइड होगी, जब न्याय संगत होगी, जब नेबरहुड एक्सेस सुरक्षित रहे, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, एडेक्वेट टीचर्स हो, अफेक्टेड कम्युनिटीज की मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। अब चलते हैं मीडियम टाइप की न्यूज की तरफ। पेज 4, ड्रग्स फ्री यूथ क्रूशियल फॉर डेवलप्ड इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया। रिपोर्ट के अनुसार कैंपेन को 125 से अधिक स्पिरिचुअल और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तथा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का सपोर्ट मिला। इसका आयोजन 28,000 से अधिक लोकेशंस पर हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने ड्रग फ्री इंडिया की प्लेज ली। कैंपेन को 100 वीक्स तक चलाने की बात कही गई और हर संडे आर्ट, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, कल्चर और कम्युनिटी सर्विस से जुड़ी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने एडिक्शन से जूझ रहे युवाओं को छिपाने या स्टिग्मेटाइज करने के बजाय प्रोफेशनल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन दिलाने की बात भी कही। यह कैंपेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ड्रग प्रॉब्लम केवल क्राइम माना जाए, केवल हेल्थ प्रॉब्लम माना जाए, या दोनों को जोड़कर देखा जाए। एक बात समझो, एडिक्शन केवल बैड हैबिट क्यों नहीं है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति के अल्कोहल या ड्रग्स के यूज पर कंट्रोल कम हो सकता है, कमजोर हो सकता है। हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद कंजप्शन जारी रह सकता और फिजिकल तथा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस विकसित हो सकता है। इसलिए एडिक्शन केवल मोरल वीकनेस कहना गलत है, लेकिन इसके हेल्थ डिमेंशन को स्वीकार करने का अर्थ ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को इग्नोर करना भी नहीं है। एक बैलेंस ड्रग पॉलिसी को ब्रॉडली 2 प्रमुख पिलर्स होते हैं। पहला, सप्लाई को रिड्यूस कीजिए। ड्रग प्रोडक्शन, स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स, इलीगल सेल्स, मनी लॉन्ड्रिंग पर इन्फोर्समेंट। भारत के पास 2 गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों से भारत की प्रॉक्सिमिटी है। इसलिए भारत में इस ड्रग सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे इन्फोर्समेंट की जरूरत है। सो भारत में प्रमुख लीगल फ्रेमवर्क नारकोटिक्स एक्ट 1985 यानी कि एनडीपीएस एक्ट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड एजेंसीज ट्रैफिकिंग तथा इंटर स्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क्स पर
कार्रवाई करती हैं। दूसरा है डिमांड को रिड्यूस कीजिए, लोग ड्रग्स लेना शुरू न करें और जो डिपेंडेंस में जा चुके हैं ट्रीटमेंट मिले। इसमें अवेयरनेस, काउंसलिंग, डी एडिक्शन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग और फैमिली री इंटीग्रेशन शामिल है। इन दोनों के बीच हार्म रिडक्शन भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ड्रग यूज का प्रूफ करना नहीं, बल्कि उन लोगों में मृत्यु, इन्फेक्शन और सोशल डैमेज को कम करना है जो तत्काल एब्स्टिनेंस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जुड़ा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 डीपीएसपी के अंतर्गत स्टेट को पब्लिक हेल्थ सुधारने और स्वास्थ्य के हानिकारक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस से कंजम्पशन को रोकने का प्रयास करने को कहता है, except for medicinal purpose. Now moving to page 6. India emerges as a Lepidoptera hotspot. Geological Survey of India (ZSI) के साइंटिस्ट ने भारत में पाए जाने वाले बटरफ्लाइज और मॉथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग तैयार किया है। लगभग 12 वर्षों के फील्ड एक्सप्लोरेशन, म्यूजियम क्यूरेशन और साइंटिफिक लिटरेचर वेरिफिकेशन के बाद प्रकाशित कैटलॉग में 13,000 लेपिडोप्टेरा स्पीशीज को दर्ज की गई हैं। इनमें से 1417 बटरफ्लाइज हैं और 12,286 मॉथ्स हैं। ये स्पीसीज 3,705 जॉनरा, 240 सब फैमिलीज, 102 फैमिलीज और 31 सुपर फैमिलीज में क्लासिफाइड है। ये संख्या विश्व की अब तक की नोन लेपिडोप्टेरा डाइवर्सिटी का 8.25% है और साइंटिस्ट ने जियो सुपर फैमिली की 2205 स्पीसीज की कैटलॉग की, जिनमें अनेक नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स हैं। अब ये केवल इंसेक्ट्स की काउंटिंग नहीं है। सवाल ये है कि किसी देश को बायोडाइवर्सिटी कैटलॉग की आवश्यकता होती क्यों है। सो लेपिडोप्टेरा और टैक्सोनॉमी क्या है। बटरफ्लाइज और मॉथ्स दोनों ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर्स हैं। नाम का ब्रॉडली अर्थ है कि स्केल कवर्ड विंग्स। जीवों को पहचानने, नाम देने और रिलेटेड ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने की साइंस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसकी हायरार्की ब्रॉडली इस प्रकार समझी जाती है कि पहले ऊपर में ऑर्डर होता है, फिर सुपर फैमिली, फिर सब फैमिली, फिर जॉनस, देन स्पीसीज। यदि किसी स्पीसीज का सही साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन ही ना हो तो उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन, हैबिटेट या कंजर्वेशन स्टेटस एक्यूरेटली एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है। सो इसी नॉलेज गैप को टैक्सोनॉमिक डिफिसिट कहते हैं, अर्थात हमारे इकोसिस्टम में जीव मौजूद हैं लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन अधूरी है। अब यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि बेसलाइन इन्वेंट्री क्यों आवश्यक है। सो कैटलॉग एक बेसलाइन बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्री तैयार करता है। बेसलाइन का अर्थ एक वो स्टार्टिंग रेफरेंस जिसके अगेंस्ट फ्यूचर चेंज मेजर किया जाएगा। मान लीजिए किसी लैंडस्केप में 200 मॉथ स्पीसीज आज डॉक्यूमेंटेड है और 10 वर्ष के बाद केवल 130 मिलती हैं, तो साइंटिस्ट हैबिटेट डिग्रेडेशन, पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर या क्लाइमेट चेंज की दिशा में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट बटरफ्लाइज और मोथ्स कई इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं। वे पॉलिनेटर्स हैं, कार्टिपुलर स्टेजेस में हर्बीवोर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेस करने में कुछ स्पीसीज डेट्रीवोर रोल निभाती हैं और बर्ड्स, बैट्स, दूसरे इंसेक्टिवोर्स के लिए फूड सोर्स हैं। कई स्पीसीज बायो इंडिकेटर्स भी हैं। बायो इंडिकेटर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी प्रेजेंस, अब्सेंस या अबंडेंस इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में इंडिकेट करता है। बटरफ्लाइज टेम्परेचर, वेजिटेशन, मॉइस्चर चेंज के प्रति बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज का संकेत दे सकती हैं। मोथ्स की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नाइट टाइम पॉलिनेशन करते हैं, इसलिए इसे आर्टिकल इकोलॉजिकल नाइट शिफ्ट कहा है। सो कैटलॉग और लीगल प्रोटेक्शन में क्या अंतर होता है। सो ऑथोरिटेटिव कैटलॉग स्पीसीज को साइंटिफिक आइडेंटिटी, परमानेंट रिकॉर्ड देता है। ये वाइल्ड लाइफ लॉज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और कंजर्वेशन प्लानिंग को एविडेंस अवेलेबल कराता है, लेकिन कैटलॉग में नाम दर्ज हो जाना अपने आप उस स्पीसीज को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन या थ्रेटेंड स्टेटस नहीं देता। उसके लिए अलग साइंटिफिक असेसमेंट और एप्लीकेबल लीगल नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए कैटलॉग कंजर्वेशन का फाइनल स्टेप नहीं बल्कि कंजर्वेशन पॉलिसी की नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आते हैं पेज 6 पे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रिवर्सेस 4 मंथ लॉन्ग सेलिंग ट्रेंड। अब समझो इस न्यूज में लगातार 4 महीनों तक इंडियन इक्विटीज बेचने के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जुलाई में नेट बायर्स बन गए। उन्होंने लगभग 20,200 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया। इससे पहले मार्च में लगभग 1.17 लाख करोड़, अप्रैल में 60,847 करोड़,
मई में लगभग 33,000 करोड़ और जून में 49,340 करोड़ की नेट सेलिंग हुई थी। रिपोर्ट ने जुलाई की वापसी को अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, इंप्रूविंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ईजिंग ग्लोबल हेडविंड से जोड़ा है। लेकिन एक महीने का इन्फ्लो क्या लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की वापसी साबित करता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और उनके इन्वेस्टमेंट के नेचर को जानना जरूरी है। सो ये एफपीआईज होते क्या हैं? सो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीदते हैं। वे सामान्यतः कंपनी का मैनेजरियल कंट्रोल लेने के बजाय फाइनेंशियल रिटर्न चाहते हैं, जबकि इसके अपोजिट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में इन्वेस्टर प्रोडक्शन फैसिलिटी, सब्सिडियरी या बिजनेस एसेट्स में कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म स्टेक और इन्फ्लुएंस स्थापित करता है। सो फॉर मेमोरी, बहुत सिंपल डिफरेंस याद रखो, एफडीआई प्रोडक्टिव एस्टैब्लिशमेंट और लॉन्ग टर्म कंट्रोल से जुड़ा है, एफपीआई मार्केट सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल रिटर्न से। हालांकि दोनों फॉरेन कैपिटल हैं, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी समान नहीं होती। अब ये एफपीआई इस भारत में वापस क्यों हुआ? ये तो पैसा लेके भाग रहे थे। सो पहला फैक्टर था वैल्यूएशन। लगातार मार्केट करेक्शन के बाद शेयर्स की प्राइस अर्निंग्स के कंपैरिजन में अधिक अट्रैक्टिव दिखाई दे सकती है। दूसरा फैक्टर था कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट। यदि इन्वेस्टर्स को लगता है कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी तो वो इक्विटीज की डिमांड बढ़ती है। तीसरा फैक्टर ग्लोबल रिस्क इन्वायरमेंट। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी या डॉलर स्ट्रेंथ कम होती है तो इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स की ओर लौट सकते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में रिस्क ऑन सेंटिमेंट कहते हैं। इसके विपरीत ग्लोबल क्राइसिस में इन्वेस्टर्स डॉलर और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे सेफर एसेट्स की ओर भागते हैं। इसे रिस्क ऑफ मूवमेंट कहते हैं। सो एफपीआई इनफ्लो जो हुआ है वो हमारे इकोनॉमी कैसे प्रभावित करेगी? सो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स खरीदने के डॉलर्स को रूपी में कन्वर्ट करते हैं। सो इससे मार्केट लिक्विडिटी बढ़ सकती है, शेयर प्राइसेस सपोर्ट हो सकते हैं, रूपी पर अप्रिसिएशन प्रेशर आ सकता है। कंपनीज के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग आसान हो सकती है, लेकिन यही फ्लो तेजी से रिवर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए एफपीआई को कई बार हॉट मनी कहा जाता है। ऐसी कैपिटल जो इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सपेक्टेशन और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के आधार पर जल्दी प्रवेश और एग्जिट कर सकती हैं। इसलिए अभी जो 20,200 करोड़ का नेट इनफ्लो भी समझना जरूरी है। इसका अर्थ ग्रॉस परचेज माइनस ग्रॉस सेल्स है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इससे कहीं अधिक शेयर्स खरीदे बेचे हो सकते हैं। फाइनल बैलेंस 20,200 करोड़ का रहा है। चलते हैं पेज 9 पे। यूरोप्स relentless summer leads to unprecedented wildfires. So फ्रांस और स्पेन सहित यूरोप के कई हिस्सों में सीवियर वाइल्ड फायर्स ने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 29 जुलाई तक फ्रांस में लगभग 1 हेक्टेयर पूरी तरह से जल चुका था, जो कम से कम 1980 के बाद पूरे वर्ष में दर्ज पुराने टोटल से अधिक था। बॉर्डिक्स रीजन में फायर लगभग 42,000 हेक्टेयर पाइन फॉरेस्ट को प्रभावित किया, होम्स डिस्ट्रॉय किए और स्मोक सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच गया। इवन स्पेन में जून के बाद लगभग 1 लाख हेक्टेयर्स लैंड बर्न होने की रिपोर्ट थी। यूरोप में वाइल्ड फायर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट और कार्बन एमिशन भी तेजी से बढ़ी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रभावित क्षेत्रों में विंटर रेनफॉल नॉर्मल से अधिक थी। फिर अच्छी बारिश के बाद इतनी बड़ी फायर कैसे हो गई? इसी को अपन वेट विंटर पैराडॉक्स कहते हैं। आइए समझते हैं इस वेट विंटर पैराडॉक्स को। अच्छी विंटर रेनफॉल वेजिटेशन ग्रोथ को लेकर आती है। ग्रास, श्रब्स, पाइन अंडरग्रोथ टीजेस फैलते हैं। इसके बाद अनयूजुअली हॉट और ड्राई समर आए तो यही अतिरिक्त वेजिटेशन मॉइस्चर खोकर ड्राई फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो चेन समझो, अगर विंटर बहुत वेट है तो वेजिटेशन अधिक होगा, रिकॉर्ड हीट होगा तो सॉइल मॉइस्चर डिक्लाइन होगा और फिर ड्राई फ्यूल लोड में कन्वर्ट होगा और तेजी से तुम्हारा रैपिड वाइल्ड फायर बढ़ेगा। यही वेट विंटर पैराडॉक्स है। रेनफॉल ने तत्काल ड्राउट कम किया, लेकिन उसने आने वाले समर के लिए अधिक कंबसिबल बायोमास भी तैयार कर दिया। और ये फायर फैलती कैसे? यार फायर के लिए बेसिक फायर एंड ट्रायंगल आप सब जानते होंगे, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। क्लाइमेट चेंज ऑक्सीजन नहीं बढ़ाता और हर फायर को इग्नाइट भी नहीं करता। इग्निशन, लाइटिंग, पावर लाइन, मशीनरी या ह्यूमन नेग्लिजेंस से हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम हीट और ड्राउट लैंडस्केप को इतना ड्राई बना देते हैं कि छोटे इग्निशन भी अनकंट्रोल्ड वाइल्ड फायर में बदल सकती है। और फुल लोड का अर्थ है लैंडस्केप में उपलब्ध बर्नेबल मटेरियल, यानी कि ड्राई ग्रास, श्रब्स, फॉलन ब्रांचेस, डेड ट्रीज की क्वांटिटी और सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट, मतलब सॉइल में नॉर्मल
मॉइस्चर कम होना, और ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन सेटलमेंट्स ये रिस्क क्यों बढ़ाते हैं? तो यूरोप में फॉरेस्ट के पास टाउन्स और हाउसिंग बहुत तेजी से एक्सपैंड हुए हैं। सो फॉरेस्ट और ह्यूमन सेटलमेंट के कॉन्टेक्ट जोन को वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेसिंग WUI कहा जाता है। WUI में फायर केवल फॉरेस्ट लॉस नहीं रहती, वो हाउसेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ह्यूमन लाइफ्स को सीधे थ्रेटन करती है। इससे इवैक्यूएशन कॉम्प्लेक्स और फायर फाइटिंग कॉस्टली हो जाती है। आर्टिकल के अनुसार यूरोप आर्कटिक के बाहर फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट बन चुका है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक इंडिविजुअल फायर केवल क्लाइमेट चेंज से हुई है। क्लाइमेट एट्रीब्यूशन यह एसेस करती है कि वार्मिंग ने ऐसी एक्सट्रीम हीट और फायर कंड्यूसिव कंडीशन की प्रोबेबिलिटी या इंटेंसिटी कितनी बढ़ाई। पेज 30, इंडिया इंक्स ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्च। सो समझते हैं इस न्यूज में, इंडियन कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स में बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस कर रही है। आरबीआई डेटा के अनुसार मई 2026 में इंडस्ट्री को बैंक क्रेडिट 17.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले यही वृद्धि 5.3% थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एस्टीमेट के अनुसार लिस्टेड कंपनीज ने FY26 में लगभग 12.6 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। कैपेक्स टू डेप्रिसिएशन रेशियो लगभग 1.9 टाइम्स तक पहुंचा और 1000 करोड़ से अधिक एनुअल इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी की संख्या रिकॉर्ड 168 हो गई। लिस्टेड कंपनी, सेंटर और स्टेट से कंबाइंड कैपेक्स लगभग 32 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया। तो यह संकेत देता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल फिर से सक्रिय हो सकती है, लेकिन अनाउंसमेंट और एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बीच कई स्टेजेस होती है। आइए समझते हैं इसको। कैपेक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स वर्क स्पेंडिंग है जैसे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट बनते हैं, जैसे फैक्ट्री, मशीन्स, पावर प्लांट, वेयर हाउसेस और डेटा सेंटर। इसके विपरीत सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रूटीन रिपेयर्स ब्रॉडली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। एक फैक्ट्री समय के साथ वेयर आउट होती है और उसकी अकाउंटिंग वैल्यू घटती है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए कैपेक्स टू डेप्रिसिएशन रेशियो यूजफुल इंडिकेटर है। यदि कंपनी का कैपेक्स डेप्रिसिएशन के लगभग बराबर है तो मुख्यतः ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस कर रही होती है। यदि रेशियो सिग्निफिकेंटली अबव 1 है तो एक्सपेंशन की संभावना बढ़ती है। करीब 1.9 टाइम्स रेशियो का अर्थ है कंपनीज रिप्लेसमेंट से आगे जाकर एडिशनल कैपेसिटी बना रही है। यह साइकिल पिछली इन्वेस्टमेंट बूम से कैसे अलग बताई जा रही है, अब इस पे बात करते हैं। आर्टिकल के अनुसार कई लार्ज कंपनी इस बार लोअर डेट, स्ट्रॉन्गर कैश फ्लोज और इंप्रूव्ड क्रेडिट प्रोफाइल्स के साथ एक्सपेंशन कम कर रही है। डेट कम करने के लिए प्रोसेस को डीलेवरेजिंग कहते हैं, मतलब कर्ज कम करने की पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को डीलेवरेजिंग कहा जाता। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट साइकिल में कई कंपनीज ने एक्सेसिव बोरोइंग की, प्रोजेक्ट्स डिले हुए और बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़े। इस बार कंपनीज इंटरनल कैश फ्लो से कैपेक्स का बड़ा हिस्सा फंड कर रही हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू कैपेक्स रेशियो लगभग 1.5 टाइम्स बताया गया। इसका संकेत है ऑपरेटिंग बिजनेसेस ने जनरेटेड कैश एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। फिर समझो इस बात को, ऑपरेटिंग बिजनेस से जो जनरेटेड कैश है वो इस एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता, मतलब बैंक पे थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो गई। लेकिन यह केवल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नहीं है। बैंक से भी लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए अधिक विलिंग दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं पर टर्म आता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नए लोकेशन पर बिल्कुल जीरो से बनाया गया प्रोजेक्ट है। इसमें लैंड, अप्रूवल्स, रोड, यूटिलिटीज, कंप्लीट प्लांट डेवलप करना पड़ा। जबकि ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की कैपेसिटी एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन है, ये कंपैरेटिवली जल्दी ऑपरेशनल हो सकता है। ग्रीनफील्ड अनाउंसमेंट्स लार्जर फ्यूचर कैपेसिटी दिखाते हैं, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। पब्लिक रोड्स, पावर नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर प्राइवेट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करें तो इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट कहा जाता है। पब्लिक कैपेक्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। सो अब यहाँ पे एक समझते हैं कि अनाउंसमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्यों है। सो इन्वेस्टमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं: अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल क्लोजर, कंस्ट्रक्शन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। एंड फाइनेंशियल क्लोजर तब होता है जब ऑब्जेक्ट डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स फाइनल हो जाएं। केवल प्रेस रिलीज जारी कर देने से यह गारंटी नहीं होता कि प्लांट कब बनेगा। पेज 8 पे बढ़ते हैं। माउंटिंग रूपी यूएस डॉलर प्रेशर वेज ऑन ट्रेड। इंडियन रूपी एंड जुलाई 2025 के लगभग 87.5 पर डॉलर से गिरकर एंड जुलाई 2026 जुलाई एंड तक करीब 95.4 डॉलर पर पहुंच गया, लगभग 9% का डिप्रिसिएशन। रिपोर्ट ने इस प्रेशर को वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, हायर क्रूड प्राइसेस, यूएस टैरिफ,
फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज और सेफ हेवन डिमांड से जोड़ के देखा। सो वीकनेस केवल बायलैटरल डॉलर ट्रेड में नहीं थी, रुपी का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर भी मार्च अप्रैल मई में शार्पली गिरा। इसके बावजूद इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कम होने के बजाय फिस्कल ईयर 2025-26 में $3336 बिलियन तक पहुंच गया और फिस्कल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में ही लगभग $87 बिलियन हो चुका है। सो इससे एक फैमिलियर एजम्पशन पर प्रश्न उठता है कि कमजोर करेंसी एक्सपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव बना देती हैं। सो आप पहले समझते हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है। जब $1 खरीदने के लिए आपको अधिक रुपीस देने पड़े तो रुपी डेप्रिशिएट हो गई, रुपी का वैल्यू कम हो गया। लेकिन डॉलर के अगेंस्ट रुपी के वैल्यू यानी कि बायलैटरल रेट हमें पूरी पिक्चर नहीं देता। इंडिया अनेक देशों के साथ ट्रेड करता है, इसलिए इकोनॉमिस्ट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीड देखते हैं जो रुपी को ट्रेडिंग पार्टनर्स करेंसीज के वेटेड बास्केट से कंपेयर करता है। इसके बाद इन्फ्लेशन डिफरेंस एडजस्ट करने पे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर मिलता है। तो सरल भाषा में रीर बताता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस और पार्टनर कंट्रीज के प्राइसेस को ध्यान में रखने के बाद इंडियन गुड्स की रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। रीर फॉल, अगर रीर में फॉल हो रहा है तो थ्योरेटिकली एक्सपोर्ट्स को चीपर और इंपोर्ट्स को कॉस्टलियर बना सकती है, लेकिन यह बेनिफिट ऑटोमेटिक नहीं होता। तो क्या प्रश्न उठता है कि वीक रूपी एक्सपोर्ट को हमेशा क्यों नहीं बढ़ाती। यहीं पे आर्टिकल का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल पॉइंट है। जो पॉइंट ये है कि इंडिया के लगभग 36% एक्सपोर्ट्स इंपोर्टेड इनपुट्स पर डिपेंड करती हैं। सो मान लो इंडियन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करती है लेकिन चिप्स, मशीनरी और स्पेशलाइज्ड केमिकल्स इंपोर्ट करती है, तो रूपी डेप्रिसिएशन से जो फाइनल एक्सपोर्ट्स डॉलर टर्म्स में चीपर हो सकता है, लेकिन इंपोर्टेड कंपोनेंट की रुपीज में कॉस्ट बढ़ गई। इस प्रकार इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट एडवांटेज को ये कम कर देता है। क्रूड ऑयल, मेटल्स, केमिकल, कैपिटल गुड्स महंगे होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और इस इंपोर्टेड कॉस्ट का डोमेस्टिक प्राइस तक पहुंचना एक्सचेंज रेट पास थ्रू कहलाता है। यही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, डोमेस्टिक डिमांड से नहीं बल्कि फॉरेन गुड्स और वीक करेंसी के कारण प्राइस का बढ़ना। अभी ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता रहा? ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से अधिक हों और रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपोर्ट की ग्रोथ पिछले वर्षों में मार्जिनल रही जबकि इंपोर्ट्स कहीं तेजी से बढ़े। फिस्कल ईयर FY27 के फर्स्ट क्वार्टर में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन इंपोर्ट्स लगभग 20% बढ़ने के ओवरऑल डेफिसिट वाइडन हो गया। सो एक बात समझो, वीक करेंसी के कारण एक्सपोर्ट बूम तभी आ सकता है जब फॉरेन डिमांड मौजूद हो, डोमेस्टिक फर्म्स के पास स्पेयर कैपेसिटी हो, इंपोर्टेड इनपुट डिपेंडेंस सीमित हो, लॉजिस्टिक्स हमारा कॉम्पिटेटिव हो और टैरिफ बैरियर्स कम हो। सो यदि ग्लोबल डिमांड कमजोर और इनपुट डिपेंडेंस आई है तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आपको एक्सपोर्ट को कॉम्पिटेटिव नहीं बना सकता, उल्टा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट को समझते हैं। कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट से बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम और ट्रांसफर्स भी शामिल होते हैं। इंडिया का सर्विसेज सरप्लस और रेमिटेंसेस मर्चेंडाइज डेफिसिट को एक हिस्से को ऑफसेट कर सकते हैं। अब यहीं पे आरबीआई की भूमिका आती है। इंडिया ब्रॉडली मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है। आरबीआई किसी फिक्स रेट को डिफेंड करने के बजाय एक्सेसिव वोलेटिलिटी को मैनेज करता है और बहुत शार्प डिप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन और फॉरेन करेंसी डेट रिस्क बढ़ाती है। लेकिन आर्टिफिशियली स्ट्रांग रुपी बनाए रखना एक्सपोर्ट को नुकसान और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर डाल सकता है। इसलिए पॉलिसी चैलेंज किसी मैजिक एक्सचेंज रेट की खोज नहीं, ऑर्डरली एडजस्टमेंट और स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस का निर्माण है। पेज 14, दानुबे ड्राइज अप फोर्सिंग हंगरीज न्यूक्लियर प्लांट टुवर्ड्स शटडाउन। देखो हुआ क्या कि प्रोलॉन्ग हीट और ड्राउट के कारण दानुबे रिवर का वाटर लेवल रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। हंगरी का लगभग 2 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कूलिंग के दानुबे के वाटर पर डिपेंडेंट अपनी टोटल कैपेसिटी के केवल 10% पर ऑपरेट कर रहा था और कंप्लीट शटडाउन की ओर बढ़ रहा था। पाक हंगरी का सोल न्यूक्लियर प्लांट है और इनमें 4 रशियन बिल्ट रिएक्टर्स लगे हैं। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी कि आने वाले 14 डिग्री से हीट वेव्स के दौरान न्यूक्लियर जनरेशन बंद होने से पावर ग्रिड पर सीवियर प्रेशर पड़ सकता है। लो रिवर लेवल्स ने शिपिंग, टूरिज्म, वाटर सप्लाई को भी प्रभावित किया और 100 से अधिक सिटीज और विलेजेस में वाटर यूज रिस्ट्रिक्शन की भी रिपोर्ट सामने आई। सो ये घटना में दिखाती है कि लो कार्बन न्यूक्लियर पावर भी क्लाइमेट चेंज के फिजिकल इंपैक्ट से पूरी तरह इम्यून नहीं है। अब क्वेश्चन ये कि न्यूक्लियर प्लांट को रिवर वाटर से क्यों चाहिए? सो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन से हीट उत्पन्न होती है और इसी हीट से स्टीम टरबाइन चलती है और जो टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन टरबाइन के बाद स्टीम को फिर से वाटर में कंडेंस करना पड़ता है और रिएक्टर सिस्टम से एक्सेस हीट को हमें हटाना पड़ता है। इसकी लार्ज कूलिंग वाटर सप्लाई की आवश्यकता होती है। यदि रिवर लेवल बहुत कम हो जाए तो प्लांट को पर्याप्त वाटर नहीं मिलता और यदि रिवर वाटर पहले से अनयूजुअली वार्म हो तो कूलिंग इफिशिएंसी और घट जाते हैं। इसलिए ड्राउट और हीट वेव दोनों एक साथ मिलकर न्यूक्लियर जनरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। और यही पे कॉन्सेप्ट थर्मल पॉल्यूशन का, प्लांट कूलिंग के बाद कंपैरेटिवली गर्म वाटर वापस रिवर में छोड़ दिया जाता
यदि रिवर फ्लो पर्याप्त हो तो हीट डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन लो फ्लो रिवर वही गम डिस्चार्ज एक्वाटिक इकोसिस्टम का टेम्परेचर तेजी से बढ़ा सकता है। इसी को अपन थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि हाइयर टेम्परेचर डिजॉल्व ऑक्सीजन घटा सकता है और फिश तथा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए न्यूक्लियर सेफ्टी केवल रिएक्टर टेम्परेचर का प्रश्न नहीं है, एनवायरमेंटल डिस्चार्ज लिमिट्स का पालन भी आवश्यक है। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है बेस लोड्स और पीक लोड क्राइसिस का। न्यूक्लियर प्लांट सामान्यतः कंटिन्यूअस लार्ज स्केल जनरेशन देते हैं और उन्हें बेस लोड पावर सोर्स माना जाता है। बेस लोड रिलेटिवली स्टेबल मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कहते हैं, जो डे एंड नाइट बनी रहती है। पार्क्स जैसा मेजर प्लांट अचानक बंद हो जाए तो हंगरी को इंपोर्ट्स थर्मल प्लांट से स्टोर एनर्जी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यही पे कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट प्रूफिंग। फिर क्लाइमेट प्रूफिंग कैसे हो सकती है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम के लिए अल्टरनेटिव कूलिंग सिस्टम, रिसाइकल्ड वाटर, ड्राई या हाइब्रिड कूलिंग, रिन्यूएबल डाइवर्सिफिकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन और क्लाइमेट रिस्क बेस्ड प्लांट प्लानिंग की आवश्यकता होगी। लेकिन ड्राई कूलिंग फिर भी फ्री सॉल्यूशन नहीं है, वो कॉस्टली हो सकती है और वेरी हॉट वेदर में इफिशिएंसी कम कर सकती है। इसलिए एनर्जी प्लानिंग को हिस्टोरिकल रिवर फ्लोज पर आधारित रखने के बजाय फ्यूचर ड्रॉट और हीट सिनेरियो को शामिल करना होगा। इसी को क्लाइमेट प्रूफिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। अब चलते हैं रैपिड राउंड की तरफ। प्रीलिम्स वाले सेक्शन में पेज 1, इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के आइलैंड के पास एक पैसेंजर फेरी में आग लग गई। फेरी सूराबाया से मक्सार जा रही थी। सूराबाया इस जावा का प्रमुख पोर्ट सिटी है, जबकि मक्सर साउथ सुलावेसी की राजधानी है। इंडोनेशिया की नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ने बासारनास कहा जाता है, ठीक है। इसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई, 41 मिसिंग थे। अब तरह इंडोनेशिया को मैप पर समझो। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलाजिक कंट्री है और इंडियन तथा पैसिफिक ओशन के बीच स्थित। इसके 5 मेन आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी और पापुआ। इसके अलावा बाली, नुसा तेंगरा और मालुक द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण है। जावा इंडोनेशिया का सबसे अधिक पॉपुलेटेड आइलैंड है। कालीमंतान बोर्नियो द्वीप का, बोर्नियो मतलब बोर्नियो आइलैंड का इंडोनेशियन हिस्सा है और बोर्नियो को इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई मिलकर शेयर करते हैं। पापुआ न्यू गिनिया आइलैंड का वेस्टर्न इंडोनेशियन हिस्सा है। इसका ईस्टर्न हिस्सा पापुआ न्यू गिनिया है। अब प्रश्न प्रीलिम्स के लिए, इंडिया के सबसे निकट कौन सा इंडोनेशियन आइलैंड है? इंडिया के ग्रेट निकोबार आइलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से लगभग 140 किलोमीटर से दूर है। इसलिए इंडिया सबसे निकट इंडोनेशिया का मेजर आइलैंड सुमात्रा है। मदुरा जावा के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। मदुरा और जावा के बीच मदुरा स्टेट है। एक ट्रैप है कि इंडोनेशिया इज द ओनली कंट्री जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जाती है। इंडोनेशिया इक्वेटर, इससे कुछ आइलैंड से इक्वेटर पास होता है, इसलिए नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में स्थित है। पोंतियानक वेस्ट कालीमंतान का शहर है जो लगभग इक्वेटर पर ही स्थित है, ठीक है। पेज 1 पे एक न्यूज है, भिवानी एज मिनी क्यूबा। हरियाणा का भिवानी अपनी बॉक्सिंग ट्रेडिशन के कारण इंडिया का मिनी क्यूबा कहा जाता। विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल प्राप्त कर फर्स्ट इंडियन बॉक्सर बनने गौरव हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर सहित 10 मेडल जीते। भिवानी जुड़े गोल्ड मेडलिस्ट में साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिस घांगस और सचिन सिवाच शामिल है। क्यूबा से क्यों कंपैरिजन किया जाता है कि क्यूबा पॉपुलेशन इकोनॉमिक साइज में बहुत बड़ा स्पोर्टिंग पावर नहीं, लेकिन ओलंपिक बॉक्सिंग उसकी अत्यंत मजबूत परंपरा रही है। इसलिए किसी रीजन को मिनी क्यूबा कहना उसकी बॉक्सिंग इकोसिस्टम, लोकल एकेडमिक्स और चैंपियन प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशन को दर्शाता है। पेज 2, ऑल क्रॉप्स टू बी प्रोक्यूर्ड एट एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह प्राइस जिसे गवर्नमेंट सेलेक्टेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स के स्विंग सीजन से पहले अनाउंस करती है। इसका उद्देश्य फार्मर्स को सीवियर मार्केट प्राइस कोलैप्स से मिनिमम प्रोटेक्शन देना है। एमएसपी की रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस यानी सीएससीपी करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही लेता है। किन क्रॉप्स के लिए एमएसपी निर्धारित होती है? गवर्नमेंट 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए एमएसपी को डिसाइड करती है। 14 खरीफ क्रॉप्स होते हैं, 6 रबी होते हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप यानी जूट एंड कोपरा। शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं बल्कि फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस एफआरपी डिसाइड होता है। अब प्रश्न है एमएसपी के प्रोक्यूरमेंट में क्या अंतर है? तो एमएसपी अनाउंस होना यह गारंटी नहीं करता है गवर्नमेंट प्रत्येक फार्मर के पूरी की पूरी प्रोड्यूस उसी प्राइस पर खरीदेगी। पैडी और व्हीट की प्रोक्यूरमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा स्टेट एजेंसी के माध्यम से कंपैरेटिवली बहुत व्यापक है, लोग बहुत इजीली ये बिक जाते हैं। पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोपरा के प्रोक्यूरमेंट स्केल एजेंसी और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और मार्केट कंडीशन में डिपेंड करती है। यानी एमएसपी प्राइस अनाउंसमेंट है, प्रोक्यूरमेंट एक्चुअल परचेज ऑपरेशन है। एक और प्रश्न, क्या सीएससीपी स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो सीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जुड़ा एक्सपर्ट बॉडी है। इसकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट उससे लीगली बाउंड नहीं है। और इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं एमएसपी को, तो सीएससीपी फार्म कॉस्ट के अलग अलग मेजर्स देखता है।
कभी कभी आप न्यूज पेपर को टर्म्स देखते होंगे, A2 मतलब फार्मर द्वारा दिया गया एक्चुअल पेड आउट एक्सपेंडिचर। A2 प्लस FL पेड आउट एक्सपेंडिचर के साथ साथ फैमिली लेबर का इंप्यूटेड वैल्यू। C2 इसमें ओन लैंड और फिक्स्ड कैपिटल भी इंप्यूटेड कॉस्ट भी शामिल होती है। सो 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, A2, FL, C2। यहां पे आपको प्रीलिम्स का ट्रैप मिलेगा, सभी क्रॉप्स के लिए यूनिवर्सल MSP प्रोक्यूरमेंट नहीं होती। दूसरा, MSP और FRP समान नहीं है। तीसरा, CSCP रिकमेंड करता है, फाइनल MSP गवर्नमेंट अनाउंस करती है। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, MSP अपने आप स्टैट्यूटरी लीगल गारंटी नहीं है। अब आते हैं पेज 3 पे, उज्जैनी महाकाली बोनालू। उज्जैनी महाकाली बोनालू, जिसे लश्कर बोनालू भी कहा जाता है, सिकंदराबाद में मनाया जाता है। ये तेलंगाना में गॉडेस महाकाली को समर्पित फेस्टिवल है। बोंगम क्या होता है, तो सॉरी बोंगम नहीं, बोनम। बोनम क्या होता है? बोनम तेलुगु शब्द जिसका अर्थ ब्रॉडली मील या फूड ऑफरिंग होता है। महिलाएं राइस, मिल्क और जैगरी से बना फूड एक नए अर्तन, मिट्टी से बना हुआ या ब्रास से बना पॉट में रखती है। पॉट का टर्मरिक, वर्मिलियन, सिंदूर या नीम लीफ से डेकोरेट करके गॉडेस को समर्पित किया था। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? सो बोनालू सेलिब्रेशन हैदराबाद, सिकंदराबाद रीजन में अलग अलग टेम्पल्स और डेट्स पे होती है। प्रमुख सेंटर गोलाकोंडा है, उज्जैनी महाकाली मंदिर है। अब यहाँ पे बोनालू और बाथुखामा में कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, दोनों ही तेलंगाना के मेजर फेस्टिवल्स हैं, लेकिन बोनालू गॉडेस महाकाली और फूड ऑफरिंग से जुड़ा है, जबकि बोथुकम्मा फ्लावर, सीजनल इकोलॉजी, फेमिनाइन सेलिब्रेशन जुड़ा फ्लोरल फेस्टिवल है। पेज 4 पे चलते हैं, NSA अगेंस्ट प्रणब डोले। सो आसाम के एक्टिविस्ट प्रणब डोले पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 यानी कि NSA लगाया गया। वो गोलाघाट रीजन में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास प्रपोज्ड 5 स्टार रिजॉर्ट के विरोध से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार NSA उन पर तब लगाया गया जब उन्हें ऑलरेडी क्रिमिनल केस में बेल मिल चुका था। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन। NSA एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसका उद्देश्य किसी प्रूव्ड पास्ट ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर में अप्रीहेंडेड प्रीजुडिशियल एक्टिविटी को रोकना है। इसके विपरीत प्यूनिटिव डिटेंशन कन्विक्शन और ट्रायल के बाद पनिशमेंट के रूप में होती है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यवस्था है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित सेफ गार्ड्स देता है। प्रिवेंटिव में सामान्यतः अरेस्ट सेफ गार्ड्स पूरी तरह उसी फॉर्म में लागू नहीं होते, लेकिन डिटेनी को डिटेंशन ग्राउंड्स बताए जाने और रिप्रेजेंटेशन का अवसर देने जैसी प्रोटेक्शंस हैं। NSA के अंतर्गत डिटेंशन ऑर्डर को एडवाइजरी बोर्ड के सामने भेजने की व्यवस्था होती है। मैक्सिमम डिटेंशन सामान्यतः 12 मंथ्स तक हो सकती है, हालांकि ऑर्डर को उससे पहले रिवोक कर सकते हैं। यहां पे 3 एक्सप्रेशन को दिमाग में रखना, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मतलब लोकल डिस्टर्बेंसेस, पब्लिक ऑर्डर मतलब कम्युनिटी लाइफ या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पर वाइडर इंपैक्ट, और सिक्योरिटी फॉर स्टेट मतलब स्टेट की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या मेजर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो हर लॉ एंड ऑर्डर इशू पब्लिक ऑर्डर नहीं, और हर पब्लिक ऑर्डर इशू नेशनल सिक्योरिटी नहीं होता। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा असम में ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स जुड़ा नेशनल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। एक और बात, क्या बेल उनको पहले मिल चुका था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाना वैलिड है? तो सर बेल मिलने से डिटेंशन ऑर्डर ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं हो जाता। ठीक है, आप चलते हैं पेज 5 पे, विड्रॉवल ऑफ FIRs। सो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल अनाउंसमेंट से रजिस्टर्ड FIR अपने आप समाप्त नहीं होती। वीडियो में पहले भी कवर कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। FIR क्रिमिनल लॉ प्रोसेस शुरुआत होती है, उसे समाप्त करने का तरीका केस की प्रोसीजरल स्टेज पर डिपेंड करता है। FIR के बाद क्या होता है? FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। यदि सफिशिएंट एविडेंस मिले तो चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। एविडेंस ना मिले तो पुलिस कोर्ट के सामने क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकता है। यही पिकटॉग है प्रोसिक्यूशन विथड्रॉवल। यदि प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पेंडिंग है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विथड्रॉवल की एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर केवल गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन नहीं, उसे पब्लिक जस्टिस और एविडेंस को भी ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट की कंसेंट सामान्यतः आवश्यक होती है। एक और टर्म है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग क्या होता है? कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस विक्टिम और अक्यूज्ड सेटलमेंट्स कर सकते हैं, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। प्रत्येक ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होता। तो 3 एक्सप्रेशन याद रखें, FIR विथड्रॉन, प्रोसिक्यूशन विथड्रॉन, प्रोसीडिंग्स क्वेस्ट, ये लीगली आइडेंटिकल नहीं है। पेज 7, हिरोशिमाइट अलॉय। हिरोशिमा बे की बीच सैंड्स में पाए गए ग्लास लाइक बीट्स को हिरोशिमाइट्स कहा जाता। साइंटिस्ट को इन बीट्स के भीतर माइक्रोमीटर साइज मेटेलिक अलॉय ग्रेन मिला है। इस ग्रेन में आयरन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें मिली हैं। सो हिरोशिमाइट कैसे बनी? 1945 हिरोशिमा एटॉमिक एक्सप्लोजन के दौरान फायरबॉल टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया था। बिल्डिंग, सॉइल, ग्लास और मेटल्स के कंपोनेंट्स वेपराइज या मेल्ट हो गए, और फायरबॉल के रैपिड एक्सपेंशन और कूलिंग के दौरान वेपराइज मटेरियल्स ड्रॉपलेट्स और बीड्स के रूप में सॉलिडिफाई हो गए। अब एक टर्म यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग। सो एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग को, बहुत अगर तेजी से कूलिंग हो,
उसको हम अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग कहते हैं। स्लो कूलिंग्स में एटम्स को ऑर्डरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने का समय मिलता है, जबकि रैपिड कूलिंग में एटम्स अनयूजुअल या मेटा अरेंजमेंट में फ्रीज हो सकते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आता है क्वासी क्रिस्टल। सो क्वासी क्रिस्टल्स ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट तो रखते हैं, लेकिन कन्वेंशनल पीरियोडिक क्रिस्टल पैटर्न फॉलो नहीं करते। सो इंपॉर्टेंट ट्रैप है, हिरोसेमाइट ग्लास लाइक बीड है, न्यूली आइडेंटिफाइड मेटालिक अलॉय उस बीड के भीतर मिला माइक्रोस्कोपिक ग्रेन है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। स्टडी साइंस एडवांस में पब्लिश हुई थी। पेज 8 पे चलते हैं। एडिटोरियल में एक वर्ड आया था आदि पेरुक्कू एंड द कावेरी डिस्प्यूट। सो आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में कावेरी रिवर और वाटर अबंडेंस जरा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। इसे तमिल मंथ आदि के 18th डे पर मनाया जाता है। पेरुक्कू का अर्थ स्वेलिंग या राइजिंग वाटर से जुड़ा है। अब कावेरी रिवर को फटाफट समझ लें। कावेरी का सोर्स तालकावेरी कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रिवर ब्रॉडली कर्नाटक, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल में जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काबिनी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णाराज सागर डैम कर्नाटका में है। बिल्लीगुंडुल कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर के पास गेजिंग पॉइंट है। ये सभी आपको न्यूज में भी देखने को मिलते होंगे। पेज 8 पे एडिटोरियल है, उसमें मेंशन किया गया इंडियन एसोसिएशन तथा आईसीएस एजुटेशन के बारे में। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में हुई थी। इसके प्रमुख फाउंडर्स थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मैक्सिमम एज 21 से घटाकर 19 की जाने का बहुत कड़ा विरोध किया था। एज रिडक्शन इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? आईसीएस एग्जामिनेशन इंग्लैंड में आयोजित होती थी और इंडियन कैंडिडेट्स को कम उम्र में विदेश जाना पड़ता, एक्सपेंसिव ट्रेवल तथा एजुकेशन का बर्डन भी उठाना पड़ता। ब्रिटिश कैंडिडेट्स की तुलना में सोशल डिसएडवांटेज का सामना भी करना पड़ता था। इसलिए एज रिडक्शन को रैशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेटेड मिडिल क्लास को मोबिलाइज किया, प्रोविंशियल बाउंड्रीज से आगे पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी की। लेटर नेशनल मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड वर्क में तैयार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए कभी कभी इंडियन बर्क भी कहा जाता है। वे न्यूज़पेपर द बंगाली से जुड़े थे। इसी एडिटोरियल में मेंशन है सोवेटो अपराइजिंग। सोवेटो अपराइजिंग 16 जून 1976 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसमें स्कूल चिल्ड्रन अपार्थाइड मूवमेंट द्वारा अफ्रीकन्स को कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए जाने का विरोध किया। सोवेटो कहां पे है? सोवेटो नाम ब्रॉडली साउथ वेस्टर्न टाउनशिप से बना है। यह जोहान्सबर्ग मेट्रोपॉलिटन रीजन जुड़ा हिस्टोरिकली ब्लैक टाउनशिप एरिया है। पेज 8 पे एक और बात लिखी है, मीसा तथा इमरजेंसी। मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में इनैक्ट किया गया था तथा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इसका उपयोग किया गया। इमरजेंसी पीरियड 1975 से 77 के दौरान अपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट को मीसा के तहत डिटेन किया गया था। प्रिवेंटिव का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। फिर मीसा का क्या हुआ? मीसा इमरजेंसी के बाद रिपील कर दिया गया। इसे अभी एट प्रेजेंट ये ऑपरेटिव नहीं है और अभी अपने पास एनएसए है। दोनों मीसा और एनएसए दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेमवर्क से जुड़े हैं, लेकिन मीसा इमरजेंसी इरा से बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, जबकि एनएसए 1980 करंट प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टैट्यूट। पेज 8 पे एक और नाम मेंशन है एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा और सोवा रिक्वा सिस्टम के मेडिकल एजुकेशन तथा प्रोफेशनल रेगुलेशन से जुड़ा स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से जुड़ा है। अब यहाँ पे एनसीआईएसएम और एनएमसी का अंतर समझो। एनसीआईएसएम क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी मॉडर्न मेडिसिन एजुकेशन और प्रोफेशनल रेगुलेशन। होम्योपैथी के लिए सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कमीशन है। सोवा रिक्वा नाम सुना है? सोवा रिक्वा ट्रेडिशनल हिमालयन मेडिकल सिस्टम है जो लद्दाख और हिमालयन रीजन से जुड़ा है। पेज 9 पे एंग्लो इंडियन एसोसिएशन आर्काइव 1926 का आर्काइव रेफरेंस में क्वेटा में एंग्लो इंडियन तथा डोमिसाइल यूरोपियन एसोसिएशन की ब्रांच मीटिंग का उल्लेख था। मीटिंग बलूची क्लब में हुई थी। लॉरेंस पी एटिंगसन ट्रैवलिंग सेक्रेटरी थे और रेवरेंड जे कमिंग्स ने प्रिसाइड किया। कर्नल गिडनी से जुड़े हायर एजुकेशन फंड का भी रेफरेंस था। क्वेटा कहां पे? क्वेटा आज पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस की कैपिटल है। ये अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन के निकट हाईलैंड वैली में स्थित है। पेज 10 पे एक टर्म है लेप्टोस्पिरोसिस। सो लेप्टोस्पिरोसिस एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है जो पैथोजेनेटिक लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया होती है। केरला में इसकी रिपोर्टिंग 1989 से बताई गई है। जुलाई में 50 डेथ इस चीज से हो गई है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इन्फेक्टेड एनिमल्स विशेष करके रॉडेंट्स के यूरिन से बैक्टीरिया एनवायरमेंट में पहुंच सकते हैं। इन्फेक्शन कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, फ्लड वाटर, लेक्स, कैनाल और वेट एग्रीकल्चरल फील्ड से कॉन्टेक्ट के कारण हो सकता है। बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? ये प्रवेश कर सकता है ब्रोकन स्क्रीन से, कहीं पर स्क्रीन में रैश लगा हुआ है, अब्रेजन से, आई, नोज और माउथ की म्यूकोजल सरफेस से। पेज 12 पे एक न्यूज है कॉमेक्स एंड एमसीएक्स के बारे में। कॉमेक्स एक मेजर इंटरनेशनल कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट है और सीएमई ग्रुप इकोसिस्टम से एसोसिएटेड है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अदर मेटल्स में फ्यूचर यहां ट्रेड होते हैं। एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया का कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है।
अभी कॉन्सेप्ट है स्पॉट्स एंड फ्यूचर। तो स्पॉट प्राइस क्या होता है? इमीडिएट डिलीवरी या प्रेजेंट मार्केट प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? किसी फ्यूचर डेट पर प्री डिटरमाइंड प्राइस और टर्म्स के अनुसार कमोडिटी बाई और सेल करने का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्यूचर मार्केट क्यों उपयोगी है? तो इसके दो कारण होते हैं। पहला, हेजर्स होते हैं जो प्राइस रिस्क कम करना चाहते हैं। उदाहरण, ज्वेलर फ्यूचर गोल्ड प्राइस इंक्रीज से प्रोटेक्शन, उनको लगता है कि आगे चल के दाम बढ़ने वाला होगा तो उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया कि आगे चल के हम इसे फिक्स प्राइस पे खरीदेंगे, भले मार्केट प्राइस उस टाइम कुछ भी रहे। तो ये हेजिंग का काम करे। दूसरा, स्पेकुलेशन, कुछ लोग प्रॉफिट पैसा कमाना चाहते हैं तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खरीदने को लगता है कि आगे जाके इस पर्टिकुलर चीज का दाम बढ़ने वाला है। पेज 13 पे एक टर्म है फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। एफडीआरई का फुल फॉर्म फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर और विंड रिन्यूएबल है, लेकिन उनकी जनरेशन वेदर और टाइम पे डिपेंड करती है। सोलर रात में जनरेट नहीं करता और विंड हर समय समान रूप से नहीं चलती। इसे इंटरमिटेंसी या वेरिएबिलिटी कहा जाता है। यह फर्म और डिस्पैचेबल का अर्थ क्या? फर्म सप्लाई सफिशिएंटली डिपेंडेबल और कॉन्ट्रैक्चुअली अश्योर्ड हो, और डिस्पैचेबल इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पैचेबल मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्री डिटरमाइंड शेड्यूल या ग्रिड रिक्वायरमेंट के अनुसार डिलीवर किया जा सके। सो एफडीआरई हम कैसे प्राप्त करेंगे? सो एफडीआरई प्रोजेक्ट कई तरह कॉम्बिनेशन लगा सकता है। सोलर प्लस विंड, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप टू स्टोरेज हाइड्रो पावर, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, फोरकास्टिंग स्केड्यूलिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाई ऑब्लिगेशन। पेज 14 पे स्यूटा माइग्रेशन क्राइसिस। स्यूटा नॉर्थ अफ्रीका में से स्पेन का ऑटोनोमस सिटी और इनक्लेव है। इसकी लैंड बाउंड्री मोरक्को से लगती है। ज्योग्राफिकली ये अफ्रीका में, लेकिन पॉलिटिकली स्पेन और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। स्यूटा जरा मैप पे समझें। स्यूटा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर के मेडिटेरियन एंट्रेंस के पास स्थित है। इसके सामने आइबेरियन पेनिनसुला और स्पेन का मेनलैंड रीजन है। स्पेन के दो प्रोमिनेंट नॉर्थ अफ्रीकन इनक्लेव स्यूटा और मेलिला हैं। दोनों मोरक्को की कोस्ट पर स्थित स्पेनिश टेरिटरीज हैं। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। इसके नॉर्थ में स्पेन और गिब्राल्टर है, साउथ में मोरक्को है। इनक्लेव और एक्सक्लेव का अंतर समझो। इनक्लेव ऐसा टेरिटरी जो दूसरे स्टेट की टेरिटरी से सराउंडेड है। एक्सक्लेव पैरेंट स्टेट से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड टेरिटरी। स्यूटा चूंकि स्पेन से सेपरेटेड है और मोरक्को से लैंड कनेक्टेड है, इसलिए स्पेनिश पर्सपेक्टिव से एक्सक्लेव तथा मोरक्कन सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट में इनक्लेव कहा जाता है। अब ये माइग्रेशन के लिए क्यों सिग्निफिकेंस है? तो स्यूटा की बॉर्डर अफ्रीका से यूरोपियन यूनियन टेरिटरी में प्रवेश करने के रूट में से एक है, इसलिए यहाँ बॉर्डर फेंसेस, असाइलम क्लेम्स, इरेगुलर माइग्रेशन और स्पेन मोरक्को कॉपरेशन बहुत बड़ा इशू बन जाता। पेज 14 पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लिखा हुआ नजाका लाइन्स। नजाका लाइन्स पेरू के साउदर्न कोस्टल डिजर्ट में स्थित विशाल एंशिएंट जियोग्लाइफ्स। न्यूज़पेपर में इनके ऊपर साइट सीइंग कर रहे एयरक्राफ्ट क्रैश का रेफरेंस था, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई। अब ये जियोग्लाइफ होते क्या है? तो जियोग्लाइफ जमीन की सरफेस पर बनाया गया लार्ज स्केल डिजाइन है। नजाका पीपल ने अपर डार्क स्टोन्स हटाकर नीचे की लाइटर सॉइल एक्सपोज की, जिससे लाइंस और फिगर बनाए गए। तो नजाका लाइंस में क्या क्या दिखाई पड़ता है? स्ट्रेट लाइन सबको दिखाई पड़ेगा, ज्योमेट्रिक शेप्स दिखाई पड़ेंगे, हमिंग बर्ड, स्पाइडर, मंकी। इस डिजाइन का फुल फॉर्म ग्राउंड लेवल की तुलना में एरियल या एलिवेटेड व्यू से अधिक क्लियरली दिखाई पड़ता है। ये किस सिविलाइजेशन जुड़े हुए हैं? तो नजाका लाइंस प्राइमरली एंशिएंट नजाका कल्चर से जुड़ी है। इनका निर्माण ब्रॉडली कई सेंचुरीज में हुआ, प्री कोलंबियन पीरियड में स्पेशली। और ये अभी तक प्रिजर्व कैसे है? सो पेरू का जो कोस्टल डिजर्ट है वो अत्यंत ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई, और लिमिटेड रेनफॉल और लो विंड इरोजन ने मार्किंग को लंबे समय तक प्रिजर्व रहने में मदद किया। नजाका का यूनेस्को स्टेटस को जान ले। नजाका तथा पाल्पा लाइंस ये जियोग्लाइफ्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पेज 14 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। सो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अब्सेंट नहीं है, ऐसा देख के समझना नहीं है कि यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अधिक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होगा अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ है कि यूके के सभी कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एक सिंगल ऑथोरिटेड डॉक्यूमेंट में कॉन्सोलिडेटेड नहीं है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स स्टैट्यूट्स, कॉमन लॉ जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज, रॉयल प्रेरोगेटिव और अथॉरिटेटिव वर्क से आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी का, बिल ऑफ राइट्स 1689, पार्लियामेंट एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005। इनमें से कोई अकेला डॉक्यूमेंट कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इसी के साथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का भी क्वेश्चन यहां पर चला आता है। यूके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन का सेंट्रल प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। पार्लियामेंट जनरली एनी लॉ बना या रिपील कर सकता है और ऑर्डिनरी कोर्ट प्राइमरी लेजिस्लेशन को इनवैलिड नहीं कर सकता। इसके उलट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमैसी है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के भीतर ही लेजिस्लेट कर सकती है, कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्या रिटेन होना और रिजिड होना दोनों सेम है? सो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक रूप से रिजिड नहीं होता। इसी प्रकार अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये नहीं कि वह बाइंडिंग लॉज नहीं है, वह बहुत लिबरल हो गया। और एक और टर्म है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होते हैं? सो कन्वेंशन पॉलिटिकली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो जनरली कोर्ट इन्फोर्स लॉ नहीं होती। फॉर एग्जांपल मोनार्क प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पर एक्ट करता है। पेज 15 इबोला आउटब्रेक इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो।
रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में 3,605 इबोला केसेस, लगभग 1,600 डेथ्स दर्ज हुए हैं। करंट जो स्ट्रेन है वो बुंजी इबोला वायरस यानी कि BDBV बताया गया है, ईपीएस इंटर बुनिया में है। तो इबोला किस प्रकार का पैथोजीन है? तो इबोला वायरस फैमिली फाइलोविराइड से जुड़ा इनवेलप्ड आरएनए वायरस है। ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। इसका ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड ब्लड से, बॉडीली फ्लूइड से, कॉन्टामिनेटेड सर्फेसेस और मेडिकल इक्विपमेंट, इन्फेक्टेड एनिमल्स, मृत इन्फेक्टेड पर्सन के अनसेफ हैंडलिंग से हो सकता है। ये समान सर्कमस्टांसेस में एयरबॉर्न डिजीज नहीं माना जाता। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन हो सकता है। व्यक्ति जनरली सिम्टम्स शुरू होने के बाद कॉन्टेजियस हो जाता। अब ये बूंदी बिग्यो स्ट्रेन का ट्रैप समझते हैं। जो अप्रूव्ड इबोला वैक्सीन है वो प्राइमरली स्पेसिफिक स्ट्रेन्स, विशेष करके जायरे इबोला वायरस के लिए डेवलप्ड है। एक स्ट्रेन की वैक्सीन सभी इबोला स्पीसीज पर ऑटोमेटिकली इफेक्टिव नहीं मानी जाती। अभी इस पर स्ट्रेन बने का ट्रायल चल रहा है। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो वर्सेस रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो दोनों एक ही हैं। सो कॉन्गो नाम 2 अलग अलग सोवरेन कंट्रीज के लिए प्रयोग होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की कैपिटल किनशासा है। ये फॉर्मर इसके बेल्जियम इसका इसको कॉलोनाइज किए हुए था। ये सेंट्रल अफ्रीका के लार्जेस्ट कंट्रीज में से एक है। इसके ईस्टर्न नेबर्स में से युगांडा, रवांडा और बुरुंडी शामिल है। जबकि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ाविल है और ये फ्रांस इसको कॉलोनाइज कर रखा था। ज्योग्राफिकली ये डीआरसी से छोटा है। ये अटलांटिक कोस्ट पर स्थित है। और यूनिक फैक्ट ये है कि किशांसा और ब्राज़ाविल कॉन्गो रिवर पे ही है और दोनों एक दूसरे के सामने अपोजिट हैं। मतलब कॉन्गो रिवर के बैंक्स पे दोनों एक दूसरे का अपोजिट देख रहे होते हैं। और कॉन्गो रिवर डिस्चार्ज के आधार पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर में से एक है। अमेजन के बाद जनरली सेकेंड लार्जेस्ट डिस्चार्ज वाली रिवर मानी जाती है और ये रिवर इक्वेटर को 1 से अधिक बार क्रॉस करती है। इतना याद रखिएगा। इसी के साथ आज का आपका द